जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आए सबसे पहले हम 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद SHM इन टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड। यानी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और वो SHM कर रहा है, तो जितने सिंपल हार्मोनिक मोशन से वो वाइब्रेट कर रहा है, तो जितना उसका टाइम पीरियड है उतने टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तय कर चुका होगा, जबकि उस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो A के बराबर है। जी तो देखें, टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा अपने टाइम पीरियड के बराबर टाइम के अंदर वो 4A होगा। कैसे, इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये देखें, ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है, जिसका बॉब मीन पोजीशन पे मौजूद है और इसका एम्पलीट्यूड है A। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है A। तो एक वाइब्रेशन कैसे कंप्लीट होगी? जब ये एक मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो A डिस्टेंस कवर करेगा, दोबारा मीन पर आएगा तो फिर A, फिर मीन से दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा तो A, फिर इस एक्सट्रीम से दोबारा जब मीन पर वापस आएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। और जब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो वो डिस्टेंस तय कर चुका होगा A प्लस A प्लस A प्लस A दैट इज़ इक्वल टू 4A। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.5 की। तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम के टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो डबल कर दी जाए। नंबर 2, इफ़ सस्पेंडेड मास इज़ डबल्ड, यानी जो उसका बॉब है उसकी अगर मास डबल कर दी जाए तो फिर उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बढ़ते हैं जी आंसर की तरफ। तो एज़ फार सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका टाइम पीरियड जो है ना, ये फार्मूला टाइम पीरियड का होता है सिंपल पेंडुलम का, T इज़ इक्वल टू 2πL/G। तो यहाँ आप देखें L/G, L जो है वो L का अंडर रूट जो है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लेंथ को आप डबल करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2√, टाइम्स बढ़ जाएगा, 2√, टाइम्स उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। इस बात की वजाहत हम यूँ करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि जब हमने लेंथ को डबल किया तो उस सूरत में जो टाइम पीरियड होगा उसको हम T' से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो ये देखें, T' इज़ इक्वल टू 2π। अब L की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 2L यूज़ करेंगे, क्योंकि लेंथ जो है वो डबल कर दी गई है। तो 2L/G अंडर रूट, तो 2 को यहाँ से हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2πL/G। ये वही इक्वेशन है जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की है। तो यहाँ इसकी जगह हम T पुट कर देंगे तो ये देखें, आपको पता चल गया कि नया जो टाइम पीरियड है वो असल टाइम पीरियड से 2√, टाइम्स ज़्यादा है। तो जी इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या टाइम पीरियड पर असर होगा जब मास को डबल कर दिया जाए। तो यहाँ देखें, इस इक्वेशन पे गौर करें कि टाइम पीरियड को मास इफ़ेक्ट नहीं कर रही, इस इक्वेशन के अंदर मास का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको मास इफ़ेक्ट नहीं कर रही। तो लिहाजा अगर आप मास को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अबव इक्वेशन शोज़ दैट द टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो चेंज इन मास विल नॉट इफ़ेक्ट द टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7.6 में आपसे पूछा जा रहा है कि डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो क्या उसकी जो
एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग इट्स मोशन वो कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा इसका हिस्सा है कि क्या एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो भी हो सकता है ड्यूरिंग द SHM, तो इस बात की वजाहत करें। तो जी बढ़ते हैं आंसर की तरफ। नहीं, पहले सवाल का जवाब है नो, इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। यानी जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस दौरान उसका एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता रहता है ड्यूरिंग इट्स SHM। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, जो बॉडी SHM कर रही हो यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, उसकी कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन। यहाँ x से क्या मुराद है? डिस्प्लेसमेंट फ्राम द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर मीन पोजीशन से एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो लिहाजा ये ड्यूरिंग इट्स मोशन जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करता रहता है। दिस शोज़ दैट एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली विद डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरे पार्ट का जवाब, इज़ एक्सेलरेशन एवर ज़ीरो, क्या एक्सेलरेशन कभी ज़ीरो भी हो सकता है? यस, यहाँ देखें जब x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, x की वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये है कि बॉडी जो है जो SHM कर रहा है वो मीन पोजीशन के ऊपर है। तो जब बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी उस जगह पर ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7.7 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ मेड बाय फेज़ एंगल। फेज़ एंगल का क्या मतलब है? डज़ इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स, के क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल का नाम है? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ेज़ एंगल क्या होता है। जी, फ़ेज़ एंगल की डेफिनेशन, इट इज़ द एंगल विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये फेज़ एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इसी तरह एज वेल एज डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी हमें बताता है। दो चीज़ें बताता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पॉइंट मूविंग विद SHM, और उसकी डायरेक्शन बताता है। इस एंगल को हम फेज़ एंगल कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमें किसी भी मूविंग बॉडी की जो कि SHM कर रहा है, हमें उसकी स्टेट के बारे में बताता है। व्हाट इज़ इट्स करंट स्टेट, इसके बारे में हमें बताता है फेज़ एंगल। तो जी, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये एंगल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान? नहीं, ये मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल नहीं है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली द एंगल विच द रोटेटिंग वेक्टर मेक्स विद द रेफरेंस लाइन। ये एक्चुअली वो एंगल है जो कि रोटेट करता हुआ वेक्टर या वाइब्रेट करता हुआ वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ बनाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.8 की। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस रिजल्टेंट्स, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत आप दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करें तो आपको जो रिजल्टेंट हासिल होगा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यानी एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए क्या कंडीशन है? तो इसके लिए आप कहेंगे कि द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट, यानी एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक़्त आपको एक ऐसा रिजल्टेंट देगी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की नंबर एक सेम फ्रीक्वेंसी हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी दो वेव्स को जिनको आपने ऐड करना है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, तो दोनों की नंबर वन फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आप उन दो वेव्स को ऐड कर सकते हैं। और नंबर दो, सेम नेचर, यानी दोनों वेव्स की नेचर सेम हो, या दोनों मैकेनिकल हो या दोनों आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह लें वो हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो और दूसरी मैकेनिकल हो,
और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हों और आप उनको ऐड करके रिजल्टेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हासिल कर सकें। नेचर ऑफ द वेव्स सेम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जी ये थी 3 कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7.11 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी बॉडी जो SHM कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए आप टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन बयान करें। तो ये स्टूडेंट्स आप जान लें कि द टोटल एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद SHM, कि जो भी बॉडी SHM कर रहा हो उसकी टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन कांस्टेंट रहती है। तो इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर के ऊपर सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल होती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर सारी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल होती है। जब एक्सट्रीम से बॉडी मीन की तरफ आती है तो मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एट मीन पोजीशन होल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और इसी तरह ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, यानी व्हेन द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM, किसी भी पॉइंट पर यानी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान किसी भी पॉइंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। यानी क्वेश्चन नंबर 7.12 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे कॉमन फिनोमेना बताएं जिनके अंदर रेजोनेंस अपना रोल प्ले करती है। तो जी इसमें पहला जो फिनोमिनन है वो है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। इस ट्यूनिंग ऑफ रेडियो को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मिसाल है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की मिसाल है। तो ये किस तरह से यहाँ पे जो है रेजोनेंस अपना रोल प्ले करती है। देखें, जब हम रेडियो की नॉब को घुमाते हैं तो उसकी सर्किट की जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रेडियो का होता है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो इट चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द रिसीवर यूनिट। रिसीवर यूनिट का मतलब जो रेडियो है जिसने बाहर से ट्रांसमिट होने वाली वेव्स वसूल करना है वो रिसीवर यूनिट है। और अनटिल, यहाँ तक कि जब आप नाब को घुमाते रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, यहाँ तक कि वो जो ट्रांसमीटर यूनिट है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। यानी कि रेडियो स्टेशन से जो वेव्स आ रही होती हैं वो ट्रांसमीटर यूनिट की वेव्स हैं। तो जब रेडियो की सर्किट की वेव्स की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर यूनिट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उस सूरत में रेजोनेंस प्रोड्यूस्ड होती है और रेडियो की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और इस तरीके से स्टेशन जो है वो ट्यून्ड हो जाता है। तो ये रेडियो को ट्यून करना ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक मिसाल होगी। ये स्टूडेंट्स एक और मिसाल देखते हैं, मोशन ऑफ द स्विंग। ये मैकेनिकल रेजोनेंस की एक मिसाल है। देखें, जब आप एक स्विंग जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है तो आप उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगाते रहते हैं जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हो। यानी जब वो अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है तो आप उस दौरान उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं। तो व्हेन वी अप्लाई अ पीरियोडिक फोर्स ऑन द स्विंग, तो जब उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है और स्विंग जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके नतीजे में रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है और जब वो रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है तो उस रेजोनेंस के नतीजे में उसका एम्पलीट्यूड यानी स्विंग की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। 7.13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक मास स्प्रिंग सिस्टम को वर्टिकली लटकाते हैं, हंग वर्टिकली का मतलब वर्टिकली आप उसको लटका देते हैं और आप उसको ऑसिलेशन पर लगा देते हैं, यानी उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा होता है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो व्हाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप, तो बिलाखिर थोड़ी देर बाद मोशन वो रुक क्यों जाती है जी।
तो ये रुक जाती है ड्यू टू डैम्पिंग की वजह से ये रुक जाती है। अब हम इसकी वजाहत करते हैं कि जब मास स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है एनर्जी को वो लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, एयर की फ्रिक्शन है और सिस्टम के अंदर भी जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मास स्प्रिंग सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा होता है उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हुए। तो इस तरह एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होता जाता है और एट लास्ट जो है वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करना बंद कर देता है और वो रुक जाता है। तो वो रुकता किस वजह से है? फ्रिक्शनल फोर्स जो सिस्टम के अंदर है या एयर की फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने से बॉडी के एम्पलीट्यूड में कमी आ जाती है और बिलाखिर वो एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है और बॉडी स्टॉप हो जाती है एग्जीक्यूट करना SHM। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।